बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिविल वॉर बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट। और जो टाइम पीरियड है हमारे पास वो है 1850 टू 1869। इसका सब पार्ट है वो है स्लेवरी एंड द एबॉलिशन ऑफ इट बाय अब्राहम लिंकन। तो स्लेवरी को हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। अगर इसके पार्ट 1 की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप लोग स्लेवरी के ऊपर पूरी वीडियो देख सकते हैं। स्लेवरी को डिस्कस करने का मकसद ये था हमारा, ताकि हमें ये समझ में आ सके कि सिविल वॉर क्यों हुई, क्योंकि स्लेवरी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और जो स्लेवरी की लेगेसी है वो ब्रिटिश के यहाँ पर कॉलोनीज बनाते ही शुरू हो गई थी। तो स्लेवरी को तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अब्राहम लिंकन। अब इसके अंदर हम अब्राहम लिंकन की सर्विसेज को भी देखेंगे और उनका जो इलेक्शन हुआ उसको भी हम देखेंगे। तो एक ब्रीफ सा एक ओवरव्यू होगा, क्योंकि जो हमने इसकी आउटलाइन डिस्कस की थी, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में स्लेवरी को डिस्कस किया था और सेकंड में हमने अब्राहम लिंकन को डिस्कस करना था, तो इसी का कुछ हिस्सा सिविल वॉर में भी आ जाएगा। क्योंकि लाजमी सी बात है, आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि सिविल वॉर के दौरान जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के वो अब्राहम लिंकन थे। तो चलिए फिर दोस्तों हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है अब्राहम लिंकन। तो दोस्तों अब्राहम लिंकन का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये 1809 में केंटकी में पैदा हुए थे। ऑल्दो ये पहले पॉलिटिक्स के अंदर नहीं हुआ करते थे, लेकिन विक्स पार्टी के जो हीरोज थे जैसे कि हेनरी क्ले हो गए और डैनियल वेबस्टर हो गए, ये इनकी इंस्पिरेशन बने और इन्हीं से इंस्पायर होकर अब्राहम लिंकन भी पॉलिटिक्स के अंदर आए। अब्राहम लिंकन भी दीगर विक्स की तरह स्लेवरी के अपोज्ड थे और जैसा कि नॉर्थर्न में एक ट्रेंड चला हुआ था कि ट्रेड को फोकस किया जाए, कॉमर्स को फोकस किया जाए, बजाय इसके कि साउथर्नर्स की तरह एग्रीकल्चर को फोकस किया जाए। तो यहाँ पर अमेरिका का अगर मैं मैप बनाऊं तो आप लोग देखेंगे कि ऊपर वाला जो इलाका है वो नॉर्थ का है और नीचे वाला जो इलाका है वो साउथ का है। तो ऊपर जो है काफी सारी जो है ना वो इंडस्ट्रीज हुआ करती थी और नीचे जो है ना वो एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करती थी। तो चूंकि अब्राहम लिंकन नॉर्थर्न एरिया से थे, इसी वजह से ये इंडस्ट्रीज वगैरह के और कॉमर्स वगैरह के मानने वाले थे। अब्राहम लिंकन का जो गेटिसबर्ग का एड्रेस था वो काफी इंफ्लुएंशियल था और ये उन्होंने सिविल वॉर के दौरान ही दिया था। ये एड्रेस, अपने इस गेटिसबर्ग के एड्रेस में उन्होंने क्या बात की थी कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये कोटेशन भी है अब्राहम लिंकन की। अक्सर औकात जब डेमोक्रेसी के ऊपर सीएसएस के अंदर कोई एस्से आता है तो हम ये कोटेशन भी लिखते हैं, क्योंकि काफी मशहूर कोटेशन है और अक्सर जगहों पर आप लोगों ने भी ये कोटेशन सुनी होगी। उसके अलावा जो इनकी डिबेट हुई थी डोगलास के साथ, जो कि इनसे पहले के प्रेसिडेंट थे, उस डिबेट में इन्होंने क्या बात की थी कि अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। यानी कि आप लोगों को पता है कांग्रेस के अंदर एक बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट चल रहा था, जिसमें बहुत सारे लोग स्लेवरी के मानने वाले थे और बहुत सारे स्लेवरी के अपोज्ड थे। तो एक कंट्रोवर्सी थी कांग्रेस के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर। लिहाजा इन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिक सकेगी, क्योंकि लाजमी सी बात है ये अपने आप में ही डिवाइड हो चुकी है। तो पॉलिटिक्स में आने से पहले ये एक लॉयर थे, लेकिन पॉलिटिक्स में इनका आने का जो सफर था, जिसको हम रोड टू व्हाइट हाउस भी कहते हैं, हम वो देख लेते हैं कि वो कैसे हुआ था। सबसे पहले इन्होंने 1846 के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन के अंदर सीट जीती और जो यूनाइटेड स्टेट्स की मैक्सिको के साथ वॉर हुई थी उसके भी ये काफी खिलाफ थे। ऑब्वियसली सारे नॉर्थर्नर्स ही उसके खिलाफ थे, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए इनहेबिटेंस हो रही थी और लाजमी सी बात है एग्रीकल्चर जहां पर होगा वहां पर स्लेव्स को लाया जाएगा। तो जब स्लेवरी के खिलाफ थे तो लाजमी सी बात है इनको पता था कि यूएस ने ये वॉर जीत जानी है और मैक्सिको का इलाका भी उनको मिल जाएगा बहुत सारा। तो वहां पर फिर उस वक्त जो गवर्नमेंट हुआ करती थी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो साउथर्नर्स की हुआ करती थी। तो साउथर्नर्स स्लेवरी के बहुत ज्यादा मानने वाले थे, स्लेवरी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया करते थे वो। इसी वजह से जो अब्राहम लिंकन थे वो ना इस वॉर के हक में थे ना ही वो स्लेवरी के हक में थे। लिंकन ने जो डिबेट की डोगलास के साथ, वो कैंसस और नब्रास्का जो एक्ट था जिसके अंदर कैंसस और नब्रास्का की टेरिटरीज बनाई गई थी उसके ऊपर डिबेट की थी उन्होंने, और उसमें काफी सारी बातें हुई थी, जिसमें मेन इशू यही रहा कि कैंसस और नब्रास्का के अंदर स्लेवरी अलाउ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली लिंकन जो है वो स्लेवरी के खिलाफ थे और डोगलास जो थे, जो कि डेमोक्रेट्स थे,
वो इसके हक में ही थे। तो अब्राहम लिंकन ने ये भी कहा कि जो स्लेवरी है वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की असल में वायलेशन है, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का जो असल पर्पस था, जो उसकी बेस थी, वो इक्वालिटी पर थी, लिबर्टी पर थी। तो अब स्लेवरी की वजह से लिबर्टी और इक्वालिटी की ऐसी की तैसी हो चुकी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन्होंने करंट गवर्नमेंट के बारे में यही बात कही थी कि दिस गवर्नमेंट कैन नॉट एंड्योर, यानी कि ये गवर्नमेंट टिक नहीं सकती परमानेंटली, क्योंकि यहाँ पर हाफ स्लेव्स हैं और हाफ फ्री है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कांग्रेस के अंदर बैलेंस ऑफ पावर था, आधी स्टेट्स जो थी वो स्लेवरी के हक में थी, जिनकी रिप्रेजेंटेशन थी कांग्रेस के अंदर, और आधी स्टेट्स जो कि फ्री थी, जो कि नॉर्थर्न स्टेट्स थी, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन थी कांग्रेस के अंदर। तो ये एक जो कंट्रोवर्सी थी, इसकी वजह से इन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट टिक नहीं सकती परमानेंटली। अब हम बात करते हैं इलेक्शंस ऑफ 1860 के बारे में। जब 1860 के इलेक्शन होते हैं तो उसके अंदर लिंकन जीत जाते हैं एज अ रिपब्लिकन कैंडिडेट। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ था कि रिपब्लिकन कैंडिडेट कोई जीता था, नॉर्थर्न इलाके से, नॉर्थर्न कॉलोनीज से कोई शख्स अब प्रेसिडेंट बन रहा था, क्योंकि इससे पहले कई सारे प्रेसिडेंट्स जो थे वो साउथर्न एरिया से थे, साउथर्न कॉलोनीज से थे, और लाजमी सी बात है वो सारे के सारे स्लेवरी के हक में थे, और जो नॉर्थर्नर्स से जो स्लेवरी के खिलाफ थे उनका बस नहीं चल रहा था, क्योंकि वो इक़्तिदार में आ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब नॉर्थर्न कॉलोनीज से एक बंदा जो कि रिपब्लिकन पार्टी थी, उससे एक बंदा अब्राहम लिंकन, वो प्रेसिडेंट बन चुका था। इनके प्रेसिडेंट बनते ही साउथर्नर्स को बड़ा खतरा हुआ कि भाई अब तो स्लेवरी खत्म होके जाएगी, क्योंकि इन्होंने प्लेज किया था, जुबान दी थी कि मैं स्लेवरी को खत्म कर दूंगा। तो इनके प्रेसिडेंट बनने के 3 महीने के अंदर अंदर 7 साउथर्न स्टेट जो थी, उन्होंने जो उनका इल्हाक था, जो एक्सेशन थी उनकी, वो उन्होंने खत्म कर दी और यूनियन को छोड़ दिया। यूनियन तो आप लोगों को पता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जितनी भी कॉलोनीज थी सबको मिला लें तो यूनियन कहते हैं उनको, लेकिन उस यूनियन को छोड़ दिया उन्होंने और अलहदगी इख्तियार कर ली। और उसके बाद जब सिविल वॉर स्टार्ट हो गई तो फिर 4 और साउथर्न कॉलोनीज ने यूनियन को छोड़ दिया, और इनको छोड़कर लाजमी सी बात है वो दरपदर तो रहे नहीं, उन्होंने एक अपनी कॉन्फेडरेट स्टेट बना ली थी। अब कॉन्फेडरेट स्टेट क्या होती है? अगर आप लोग फेडरेशन का कॉन्सेप्ट समझें तो फेडरेशन में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्ट्रांग होती है, और जो सूबे होते हैं जितने, या कॉलोनीज कह लें या स्टेट्स कह लें, वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, इंटरनल मैटर्स में, कई सारे इंटरनल मैटर्स में उनको इंडिपेंडेंस दी हुई होती है। लेकिन कॉन्फेडरेट स्टेट के अंदर ऐसा नहीं होता। कॉन्फेडरेट स्टेट के अंदर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती ही नहीं है, क्योंकि जितने भी सूबे होते हैं वो सब मिलकर हुकूमत कर रहे होते हैं और उन्होंने एक बराबर इख्तियारात बांटे हुए होते हैं। या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होती भी है तो वो बहुत ज्यादा वीक होती है और उसके बिल्कुल भी कोई ज्यादा इख्तियारात नहीं होते। तमाम के तमाम जो आला किस्म के इख्तियारात होते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, इकोनॉमिक अफेयर्स हो गए, पॉलिटिकल अफेयर्स हो गया, वो तमाम के तमाम इख्तियारात जो होते हैं वो सूबों के पास होते हैं, या स्टेट्स कह लें या कॉलोनीज कह लें आप लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखें तो किसी स्टेट के पास ये राइट नहीं था कि वो यूनियन को छोड़ दे, क्योंकि लाजमी सी बात है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो मैंने आप लोगों को बताया था कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज में। अगर मेरी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो देखें जाकर, उसके अंदर कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज में आप लोगों को पता चलेगा कि 20 साल स्लेवरी रहेगी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और 20 साल के बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि स्लेवरी को रखना है या इसको अबॉलिश करना है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि अगर स्लेवरी को अबॉलिश किया जाए तो कुछ स्टेट्स जो हैं वो यूनियन को छोड़ दें और बगावत पर उतर आए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा था। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात लीगल नहीं थी, अप्रोप्रिएट नहीं थी। लिहाजा ये जितने भी स्टेट्स ने, 11 स्टेट्स ने यूनियन को छोड़ा, उन्होंने कॉन्फेडरेट स्टेट बना लिया अमेरिका के अंदर, यानी कि यूनियन से अपने आप को अलग करके एक तरह का अपना ही एक अलग मुल्क बनाने की कोशिश की उन्होंने। और यही डिसइंटीग्रेशन वो ट्रिगर पॉइंट थी जिसकी वजह से सिविल वॉर शुरू हुई, क्योंकि सिविल वॉर का जो मकसद था वो सिर्फ ये नहीं था कि स्लेवरी को अबॉलिश किया जाए, बल्कि जो नेशन थी उसको रीयूनाइट करना सिविल वॉर की पहली प्रायोरिटी थी। तो लिंकन आप लोगों को पता है कि वॉर टाइम प्रेसिडेंट थे, यानी कि सिविल वॉर के दौरान जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो अब्राहम लिंकन थे। इसके अंदर कुछ डिटेल देख लेते हैं कि जो कॉन्फेडरेट स्टेट बनी थी अमेरिका की वो 1861 में बन गई थी, और सिविल वॉर का टाइम पीरियड भी लगभग 1861 से ही स्टार्ट होता है। इसी वजह से वॉर हो गई थी कॉन्फेडरेट स्टेट की। मैंने आप लोगों को बताया कि असल मकसद था रीयूनाइट करना अपनी नेशन को। जिन स्टेट्स ने यूनियन को छोड़ दिया है उनको वापस यूनियन के अंदर लेकर आना।
इसी वजह से ये वॉर हुई थी। तो जो कॉन्फेडरेट स्टेट थी वो साउथर्न स्टेट्स थी, क्योंकि लाजमी सी बात है साउथर्न स्टेट्स ही जो थी वही स्लेवरी के हक में थी और वही ये नहीं चाहती थी कि स्लेवरी को अबॉलिश किया जाए। इसीलिए उन्होंने यूनियन को फॉर्मली छोड़ दिया 1861 के अंदर। यूनियन की बात करते हैं जो कि नॉर्थर्नर स्टेट्स थी हमारे पास, वो यही चाहती थी कि यूनिटरी हो कंट्री के अंदर, यानी कि कंट्री यूनाइटेड रहे और स्लेवरी से उसको आजाद करवाया जाए और इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड हो यह हुकूमत। तो जो कॉन्फेडरेट स्टेट्स थी उनके जो लीडर थे वो जेफरसन डेविस थे। लिंकन जो थे वो वॉर के दौरान एक बहुत अच्छे कैपेबल लीडर साबित हुए। इन्होंने बहुत अच्छे जो है ना स्टेप्स लिए, टेलीग्राफ्स का यूज किया इन्होंने, काफी स्ट्रेटजीज और टेक्टिक्स अपनाए इन्होंने ताकि इस वॉर को जीता जा सके किसी भी तरह से और इस नेशन को जो कि टूट गई है को वापस रीयूनाइट किया जाए, साथ ही साथ स्लेवरी को भी अबॉलिश किया जाए, क्योंकि स्लेव्स के साथ भी बहुत नाजायज हो रहा था, उनको भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली उनको बिल्कुल एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनको कोई राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छे जनरल्स चूज किए, जिनमें एक बहुत अच्छे जनरल जो थे वो जनरल जॉर्ज मैकेलन थे। इनको उन्होंने अपॉइंट किया। साथ ही साथ इनका जो एक और बहुत अच्छा स्टेप था वॉर के अंदर, वो इन्होंने ये उठाया कि इन्होंने कुछ सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड कर दिया आर्जी तौर पर। मिसाल के तौर पर राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस। राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब है कि अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है तो उसको ये मौका दिया जाए कि वो फौरन कोर्ट में पेश किया जाए उसको और स्पीडी ट्रायल करके अगर उसको सजा देनी है तो सजा दी जाए, अगर उसको बाइज्जत बरी करना है तो बाइज्जत बरी किया जाए, लेकिन ये तमाम स्टेप्स स्पीडली परफॉर्म किए जाएं। ये ना हो कि उसको जेल में बंद कर दिया, अब महीने 2 महीने तक पता ही नहीं है, कोई उसकी कोर्ट में पेशी ही नहीं हो रही, कुछ अता पता ही नहीं है उसका। तो इन्होंने जो ये सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड किया था आर्जी तौर पे, वो इसीलिए सस्पेंड किया था क्योंकि जब वॉर होगी तो उसके अंदर जो बहुत सारे लोग स्लेवरी की फेवर में हैं, तो जब वो बगावत करेंगे और उनको अरेस्ट किया जाएगा, लाजमी सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनको राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस देना पड़ेगा और जल्दी से मामला हो कि उनका सजा मिल के उनको वो वापस उनको रिलीज कर दिया जाएगा। तो अब्राहम लिंकन ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जो भी लोग स्लेवरी के हक में हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे, इक्वल राइट्स को, लिबर्टीज को फॉलो नहीं कर रहे, उनको अरेस्ट किया जाए और फिर उनको स्पीडी ट्रायल का कोई ऑप्शन ना दिया जाए ताकि वो दोबारा आकर दोबारा से ना जंग के अंदर पार्टिसिपेट करें। क्योंकि लाजमी सी बात अगर ऐसा होता तो फिर जो यूनियन है वो कभी भी जीत ना पाती और यूनाइटेड स्टेट्स को दोबारा से यूनाइट ना कर पाती, जो कॉन्फेडरेट स्टेट्स बन चुकी थी उनको खत्म ना कर पाती। अब्राहम लिंकन का एक बहुत जबरदस्त किस्म का जो एस्पेक्ट है इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन एंड गेटिसबर्ग एड्रेस, उसको देख लेते हैं। जब एंटिएटम की वॉर हुई है और कॉन्फेडरेट स्टेट्स ने मैरीलैंड के ऊपर हमला किया और जो यूनियन थे वो जीत गए, यानी कि अब्राहम लिंकन को विक्ट्री हुई, उसके बाद लिंकन ने इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन को इशू किया। उसके अंदर उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जितने भी स्लेव्स हैं साउथर्न स्टेट्स के अंदर, जिनने जंग में पार्टिसिपेट किया, यानी कि जो जो स्टेट्स जंग के अंदर शामिल थी यूनियन के खिलाफ, उनमें जितने भी स्लेव्स थे उनको आजाद कर दिया गया। इनका एक बहुत अच्छा शील्ड मूव भी था, वो ये था कि इन्होंने बहुत सारे स्लेव्स को यूनियन की फोर्सेस के अंदर शामिल किया कि भाई आओ लड़ो, अपने ही मालिकों के खिलाफ लड़ो, अपने ओनर्स के खिलाफ, अपने मास्टर्स के खिलाफ लड़ो। तो एक बहुत जबरदस्त किस्म का मूव था इनका, क्योंकि लाजमी सी बात है स्लेव्स पहले ही बिगड़े हुए थे अपने मास्टर्स के ऊपर, उनसे वो पहले ही गुस्सा थे। अब उनको बाकायदा मौका मिल गया था कि वो अपना बदला लें और अपने आप को परमानेंटली आजाद करवाएं। गेटिसबर्ग एड्रेस में क्या हुआ था, जब बैटल हुई है गेटिसबर्ग की तो उन्होंने एक स्पीच दी, उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किए वॉर के पर्पसेस और बताया कि हमारा मकसद जो है वो यूनियन को इंटीग्रेट करना है दोबारा से और दोबारा से अपनी उस आइडियोलॉजी को रिवाइव करना है जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने दी थी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर। क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस मैंने आप लोगों को बता दिया कि इक्वालिटी लिबर्टी की बेस के ऊपर थी। तो इस बात को रिवाइव किया अब्राहम लिंकन ने गेटिसबर्ग एड्रेस के अंदर, और इसकी वजह क्या थी, ताकि हैप्पीनेस को परस्यू किया जा सके, तमाम लोगों को खुशियां हासिल करने का हक है तो तमाम लोगों को खुशियां दी जा सके।
अब ये नहीं कि कुछ लोग स्लेव्स हैं और कुछ उनके ओनर्स हैं, वो उनके साथ जो है ना एट्रोसिटीज वाला एटीट्यूड रखें या उनको जो है ना टायरेट करते रहें, तो ये फिर नहीं चलेगा। हैप्पीनेस के खिलाफ है ये चीज। 1864 का इलेक्शन देखते हैं कि 1864 के अंदर अब्राहम लिंकन दोबारा से इलेक्ट हो गए और इस बार उनका मुकाबला जॉर्ज मैकेलन के साथ था, जो कि एक जनरल रहे थे सिविल वॉर के दौरान। तो लाजमी सी बात है ये इलेक्शन भी अब्राहम लिंकन ने मजे के साथ जीतना ही था और वो जीत गए। इनका जो इनॉग्रेरल हुआ वो इसी बात पर हुआ कि हम किसी के खिलाफ अपने दिल में बोझ नहीं रखेंगे, हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, हमारा जो मकसद है वो उन्होंने साफ साफ पहले ही बता दिया था। उन्होंने इसको रिपीट किया और उन्होंने बताया कि हम सबको चैरिटी भी देंगे जो जो नीडी पर्सन्स हैं, और इन्होंने राइट्स देने की बात की, कोऑपरेशंस की बात की, कोलैबोरेशंस की बात की और ब्रदरहुड की बात की इन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने स्लेवरी को एड्रेस करते हुए भी काफी कुछ कहा और बताया कि स्लेवरी से किस तरह से हमारी नेशन को नुकसान हो रहा है, और ये भी इन्होंने बताया कि स्लेवरी की वजह से किस तरह से सिविल वॉर हुई और उसके अंदर इतनी बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई। बहरहाल इलेक्शन तो ये जीत गए, इन्होंने अपनी सर्विसेज भी परफॉर्म की, लेकिन 14 अप्रैल 1865 को लिंकन को असैसिनेट कर दिया गया। जो जॉन वाइक्स थे, जो कि एक वेल नोन एक्टर थे, उन्होंने वॉशिंगटन डीसी के अंदर फोर्ड्स का जो थिएटर था वहां पर एक स्पीच के दौरान लिंकन को असैसिनेट कर दिया। तो यहां पर अब्राहम लिंकन की कहानी खत्म हो गई। तो अब्राहम लिंकन का जो टाइम पीरियड था और जो उनकी सर्विसेज थी वो यही थी। कुछ जो इनकी चीजें थी वो चूंकि सिविल वॉर के बिल्कुल दौरान थी, इसीलिए हम उनको अगली वीडियो में यानी कि सिविल वॉर में डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो हमारी सिविल वॉर के ऊपर होगी। हम सिविल वॉर की कॉजेस देखेंगे, उसके इम्पैक्ट देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि सिविल वॉर के अंदर किस तरह से मॉडर्न वॉरफेयर के जो कॉन्सेप्ट थे उनको यूज किया गया, और एंड में हम जो रिस्ट्रक्शंस हुई, जो रिस्टोरेशंस हुई नेशन के अंदर, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से सिविल वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी कॉलोनीज थी, जितनी भी स्टेट्स थी, उनको रीयूनाइट किया गया। तो ये तमाम बातें रखते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वाकई में ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और जो सिविल वॉर का पूरा फिनोमिनन है उसको आप लोग अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर लगभग हर साल ही कोई ना कोई सवाल आ जाता है एग्जाम में, लिहाजा आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर अच्छी ग्रिप बनानी है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।